समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा डीएलएड का प्रथम वर्ष इकाई 2 कुल 15 अंकों की पूछी जाती है। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आज मैं आपके लेकर आया हूं डीएलएड प्रथम वर्ष का समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा का इकाई 2। जी हां स्टूडेंट, इस विषय समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा का इकाई 1 मैं ऑलरेडी ला चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को भी देख लीजिए, कंटिन्यू कर सकते हैं, वहां से भी 15 अंक मिलेंगे और इस एक वीडियो को देख के भी आप 15 अंक कमा सकते हैं। जी हाँ, तो आपका समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा 2 इकाई से पूरा पास कर जाओगे और इसके बाद की जो 3 इकाई लाऊंगा उनको पढ़ के आप 80 का स्कोर कर पाओगे, 80%। जी हाँ, 70 में से आपको 50-60 नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं वीडियो में और बताता हूं आपको कि इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसका अंक विभाजन कि इस इकाई से कितने अंकों के प्रश्न आते हैं, कौन से कितने अंकों के आते हैं, साथ ही साथ इस इकाई के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इस इकाई के दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सब कुछ मिलेगा, वीडियो के एंड तक बने रहना, वीडियो स्किप मत करना। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दो। साथ ही साथ आप मुझे बताओ कि आपको कौन से न्यू सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, आप कमेंट जरूर कीजिए, कहां से वीडियो दिख रहे हैं ये भी बताइए। और प्लेलिस्ट चेक करोगे तो आपको बाकी सब्जेक्ट के भी वीडियो मिल जाएंगे। बार बार मुझे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, सर ये सब्जेक्ट बनाओ, वो सब्जेक्ट बनाओ। ऐसा अगर प्लेलिस्ट तो चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में सारे सब्जेक्ट की वीडियो मिलेगी, आप चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी। साथ ही साथ डीएलएड के सिलेबस, क्वेश्चन पेपर रिव्यू भी देखना चाहते हैं तो वो भी आपको वीडियो मिल जाएगी, चैनल चेक कीजिए, प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं और बताते हैं कि हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से जो दूसरा हमारा इकाई है, जिस इकाई का नाम है कि समाज व शालेय शिक्षा का परिप्रेक्ष्य है। जी हां, ये इकाई 2 डीएलएड प्रथम वर्ष समसामयिक भारतीय समाज शिक्षा इकाई 2 जो 15 अंक आवंटित है इसके ऊपर, इसका नाम है समाज व शालेय शिक्षा का परिप्रेक्ष्य। समाज, शालेय और शिक्षा, इन दोनों से जुड़ा हुआ सवाल ही आएगा, ध्यान रखना है। साथ ही साथ बढ़ते हैं इसके अंक विभाजन की ओर, तो बात करते हैं इकाई 2, इस पे अंक आवंटित है 15। जी हाँ, इकाई 2 पर अंक आवंटित है 15। 1 मार्क्स का आएगा 3 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का आएगा 2 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का आएगा 1 क्वेश्चन और 5 मार्क्स का आएगा 1 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15, तो कुल 15 अंक अर्जित कर सकते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहना जरूर। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर कौन से हैं। तो यहां पर देखिए प्रश्न क्रमांक 1, हॉर्लेट एवं एंडरसन ने क्रियात्मक अनुसंधान के कितने सोपान हैं। जी हां, हॉर्लेट और एंडरसन ने क्रियात्मक अनुसंधान के कितने सोपान बताए हैं, कितने तरीके, सोपान, तत्व, दो भी ध्यान रखो। सोपान तो 7 है, 100 से सोपान, 100 से 7, याद रखिएगा, बहुत अच्छी ट्रिक है। सोपान 7, सोपान 7, जब भी सोपान से जुड़ा हुआ सवाल आएगा फट से क्या लिख देना, 7 लिख देना आप भाई। हॉर्लेट और एंडरसन ने जो क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान बताए हैं, कितने, कुल 7 है भाई, 7। ठीक, अगला देखिए, व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, यह किसका विचार है, तो यह विचार है गिलफोर्ड का। किसका विचार है, गिलफोर्ड। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, यह विचार है गिलफोर्ड का। ठीक, तीसरा, व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, व्यक्तित्व मापन करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो वो विधि है प्रक्षेपण। जी हाँ, व्यक्तित्व मापन है, अगर किसी का व्यक्तित्व, कैरेक्टर, नेचर जानना है, पर्सनालिटी जाननी है, तो आप उसके परफेक्शन विधि से जान सकते हैं, उसके पर्सनालिटी को परफेक्शन, यानी कि व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि कौन सी होगी, प्रक्षेपण हो गई। अगला, शिक्षण सिद्धांत में निहित है, निहित मतलब समाया हुआ, उसके अंदर आना, तो शिक्षण सिद्धांत में निहित है शिक्षक का व्यवहार, छात्र का व्यवहार और शिक्षक का प्रभाव। जी हाँ, शिक्षक तथा छात्र का व्यवहार और शिक्षण का प्रभाव, याद रखिएगा। ये ऐसा भी आ सकता है, शिक्षक का व्यवहार अ, ब आ सकता है, छात्र व्यवहार स आ सकता है, शिक्षण का प्रभाव द, उपरोक्त सभी। तो कौन सा आंसर टिक करोगे, उपरोक्त सभी। जी हाँ, बहुत बढ़िया, तो ये आपका उत्तर होगा। पांचवा, शिक्षा और समाज का घनिष्ठ संबंध है, घनिष्ठ, गहरा, ये हम पहले भी इकाई में पढ़ चुके हैं। तो शिक्षा और समाज का घनिष्ठ संबंध है, इसको ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है सवाल। ठीक, तो शिक्षा और समाज का घनिष्ठ संबंध है। अगला, पाश्चात्य देशों की बहुमुखी प्रगति का मुख्य कारक क्या है। भाई, पाश्चात्य देश जो हैं, यानी कि जो पश्चिमी देश है, उनकी प्रगति का मुख्य कारक क्या है, उनकी प्रगति का मुख्य कारक है भाई शिक्षा। उन्होंने शिक्षा के ऊपर, बेसिक शिक्षा, साथ ही साथ उच्च शिक्षा के ऊपर बहुत ध्यान दिया है, इस कारण से वो लोग डेवलप है, इस कारण से वो एकदम प्रगति किए जा रहे हैं हर क्षेत्र में। चाहे आप दूरसंचार देख लो, शिक्षा का क्षेत्र हो, मेडिकल स्वास्थ्य क्षेत्र हो, अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अमेरिका वगैरह कंट्रीज, जो अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी बहुत आगे हैं। क्यों आगे हैं, जापान वगैरह क्यों आगे हैं, तो क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा में बहुत
क्या किया, इन्वेस्ट किया है, बहुत ज्यादा शिक्षा पे ध्यान दिया है। अगला, आर्थिक विकास की विशेषता क्या है? भाई आर्थिक विकास निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया है, तो जिसमें निरंतर परिवर्तन होते रहेगा, ऐसी प्रक्रिया को हम कहते हैं आर्थिक विकास। जी हाँ, आर्थिक विकास की विशेषता है, आर्थिक विकास की प्रक्रिया क्या है कि निरंतर परिवर्तन प्रक्रिया है, इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहेगा। उसके बाद सामाजिक परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? भाई सामाजिक परिवर्तन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के सामाजिक परिवर्तन 3 प्रकार के होते हैं, याद रख लीजिए। चौथा, इसके बाद का अगला 9वां क्वेश्चन, स्तरीकरण का आधार क्या है? स्तरीकरण का आधार समाज है। क्या है? समाज। जी हाँ, स्तरीकरण का आधार समाज है, आपको ध्यान रखना है। अगला, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई? सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 1998 में हुई। सन 1998। यहां से 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे, गारंटी देता हूं इतने में से ही जो बता रहा हूं आपको 3। जी हां, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 1998 में हुई है। चलिए और देख लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, शॉर्ट में फट से रिवाइज कर लेते हैं। हॉर्नेट एवं एंडरसन ने क्रियात्मक अनुसंधान के कितने सोपान बताए? 7। भाई सोपान 7 याद रखना है, सोपान मतलब 7 है ना। दूसरा, व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, यह विचार है गिलफोर्ड का। व्यक्तित्व जो है समन्वित रूप है, वो क्या है? गिलफोर्ड ने बताया। भाई व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि है प्रक्षेपण। साथ ही साथ शिक्षण सिद्धांत में निहित है शिक्षक का व्यवहार, छात्र व्यवहार, शिक्षण का प्रभाव। उसके पश्चात शिक्षा और समाज का घनिष्ठ संबंध है। पाश्चात्य देशों की बहुमुखी प्रगति का मुख्य कारक शिक्षा है। और आर्थिक विकास विशेषता है निरंतर प्रगति परिवर्तन की प्रक्रिया, निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया है। सामाजिक परिवर्तन 3 प्रकार के होते हैं। स्तरीकरण का आधार क्या है? समाज है। स्तरीकरण का आधार समाज है। और सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत सन 1998 में 1998 में शुरू हुई। तो ये हो गया हमारे सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यहां से 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे गारंटेड। अब बढ़ते हैं कि ऐसे सवाल जो 2 नंबर के लिए आ सकते हैं, 1 नंबर का भी आ सकता है और 3 नंबर का भी आ सकता है। तो ऐसे सवाल को जान लेते हैं, ठीक है। चलिए ऐसे सवाल हम देखते हैं जो आपको 1, 2 या 3 अंकों के लिए पूछ सकते हैं। तो इसमें पहला, बालक के समाजीकरण को कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? भाई जो बालक होता है उसका समाजीकरण है, तो उस समाजीकरण में कौन से तत्व, कौन से ऐसे कारक होंगे जो प्रभावित करेंगे? तो पहला भाई परिवार। बालक का परिवार का बालक के ऊपर बहुत असर पड़ता है। आप देखेंगे अगर परिवार सुशील है, संस्कारों वाला है, बड़ों की इज्जत करना, महिलाओं की इज्जत करना सिखाया जाता है, तो बालक में भी वही गुण आएंगे, बालक भी वैसे ही बनेगा संस्कारी। तो परिवार का बहुत इफेक्ट है। दूसरा, परिवार के बाद सबसे ज्यादा समय बालक स्कूल में बिताता है, शाला में 6-7 घंटे स्कूल में रहता है, 5 से 6 घंटे। तो वहां शिक्षकों का, दोस्तों का पूरा वातावरण जो बना होता है, उसी का व्यवहार उसके अंदर झलकता है। तो शाला का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ समाज जहां वो खेलता है, रहता है। तो इन 3 चीजों का, परिवार, शाला और समाज, इन 3 कारकों का बालक के समाजीकरण पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जी हाँ। अगला, संस्कृति हस्तांतरण का क्या अर्थ है? भाई संस्कृति हस्तांतरण का अर्थ क्या हुआ? संस्कृति का हस्तांतरण मतलब हस्तांतरण, आपने सुना होगा है ना, ट्रांसफर जिसे कहते हैं। हस्तांतरण मतलब हाथों से दूसरों को सौंप देना। तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक विचारों को, भावनाओं को, समाज के नियम कानून को, संस्कृति को, इन सब को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना, इसे ही कहते हैं सामाजिक हस्तांतरण। जी हाँ, इसे ही सामाजिक हस्तांतरण कहते हैं। अब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक विचारों को, संस्कृति को, रीति रिवाजों को, परंपराओं को, बातों को पहुंचाना, इसे ही सामाजिक हस्तांतरण कहते हैं। जैसे हम अभी जो शादी ब्याह करते हैं या हम जो भी त्योहार मनाते हैं, तो हम वैसे ही मनाते हैं जैसे हमारे पूर्वज मनाते थे, हमारे बुजुर्ग लोग। हमने खुद से तो नियम नहीं बनाए है ना, हमने उनसे सीखा है, उन्होंने वो परंपरा हमको दी है और वही परंपरा हम आगे चला रहे हैं। इसे ही कहते हैं सामाजिक हस्तांतरण। अगला प्रश्न, सामाजिक विकास का अर्थ स्पष्ट कीजिए। भाई सामाजिक विकास का अर्थ यह है कि समाज में हो रही कुरीतियां, बुराइयां को दूर करना है। समाज के नियम कानून पे चलते हुए समाज में घुल मिलकर अपने व्यक्तित्व, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास करना ही क्या है? सामाजिक विकास है। समाज में एक व्यक्ति रहता है, जैसे मैं समाज में रहता हूं, मैं जिस मोहल्ले में रहता हूं, अगर मैं अपने मोहल्ले में अच्छा घर बनाऊं, अपने मोहल्ले में अच्छे से साफ सफाई रखूं, त्योहार मनाऊं और अच्छा कल्चर संस्कृति मनाऊं, तो भाई मुझे देखकर बाकी लोग भी यही करेंगे और हमारा मोहल्ला अच्छा हो जाएगा। मोहल्ला अच्छा तो समाज अच्छा ना। तो जी हाँ, तो समाज का भाग हम ही हैं और हम अच्छे होंगे तो समाज अच्छा होगा, यानी हमारा विकास होगा तो समाज का विकास हो जाएगा। ठीक है। अगला, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं बताइए। सामाजिक परिवर्तन की विशेषता, सामाजिक परिवर्तन अगर नहीं होगा तो, सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा तो देश में आंदोलन हो सकता है। उदाहरण के तौर पर ब्रिटिशर्स आए, 200 साल रूल किया, हमारे ऊपर अत्याचार किए, तो उन ब्रिटिशर्स, उन अंग्रेजों को भगाना था और वो भाग नहीं रहे थे, तो हमारे लोगों ने आंदोलन किया।
उदाहरण के तौर पर 70 सालों से देश में कांग्रेस की सरकार थी, सत्ता बदल नहीं रही थी, तो आंदोलन हुआ, बीजेपी पार्टी बड़ी जोर शोर से आई, 2014 में पूरा सुपड़ा साफ कर दिया, यानी सारी सीटें जीत लेगा, बहुत सारी, है ना, सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। तो इसी प्रकार से अगर अगर परिवर्तन नहीं होगा तो आंदोलन हो जाएंगे, और कई बार तो देश का बंटवारा तक हो जाता है परिवर्तन नहीं होता है। तो सामाजिक परिवर्तन की विशेषता यह है कि परिवर्तन अनिवार्य है, परिवर्तन निरंतर होना चाहिए, और परिवर्तन नहीं होगा तो रिवॉल्ट हो सकते हैं, आंदोलन हो सकते हैं। और भी परिवर्तन की दो चार चीजें लिख दी, कुछ प्रथाओं को दूर करना, कुरीतियों को दूर करना, कुछ नियम कानून बनाना, मिलजुल कर रहना, ये सामाजिक परिवर्तन। आगे, आधुनिकीकरण के दौर में शिक्षक के बदलते उत्तरदायित्व को समझाइए। इस आधुनिक जमाने में, इस मॉडर्न जमाने में एक शिक्षक का उत्तरदायित्व क्या है? जैसे मैं हूं, तो जैसे लॉकडाउन लगा था तो मेरे छात्रों को पढ़ाने के लिए मुझे ऑनलाइन मोबाइल का सहारा लेना पड़ा। मैंने क्या एप्स देखे, जूम में, गूगल मीट में, यूट्यूब से बच्चों को पढ़ाया मैंने ऑनलाइन के समय में। तो अगर आधुनिकीकरण के दौर में अगर मैं आधुनिक नहीं बनूंगा, यानी एक शिक्षक जिसे खुद मोबाइल चलाना नहीं आएगा, आधुनिक तरीके गैजेट्स चलाने नहीं आएंगे, तो अपने छात्रों को पढ़ा कैसे पाएगा? तो इस आधुनिकीकरण में शिक्षा के साथ साथ, बच्चों के साथ साथ शिक्षक को भी आधुनिक होना आवश्यक है। तो आधुनिकीकरण में हमारा दायित्व और बढ़ जाता है। मेरा दायित्व है मैं सिर्फ छात्रों को पढ़ना नहीं सिखाऊं, मोबाइल से पढ़ाऊं तो मोबाइल को कंट्रोल करना भी सिखाऊं कि हाँ, मोबाइल में जो ध्यान भटकाने वाली चीजें वो नहीं देखनी है, मोबाइल का सीमित इस्तेमाल करना है। तो ये सारी चीजें मेरा उत्तरदायित्व है, मतलब मैं पढ़ाई के साथ साथ उन्हें सही मार्ग दिखाऊं, ये भी मेरा उत्तरदायित्व है आधुनिक जमाने में। तो ये हो गए सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं थोड़ा साइड होता हूं, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर रोक कर वीडियो को पूरा लिख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां से कम 5-6 नंबर के प्रश्न आना गारंटेड ही गारंटेड है, सिर्फ इतने में से। जी हाँ, तो आपने अगर अभी तक ये वीडियो देखी है तो आपको 5-10 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। आगे हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दीजिए। आपका एक लाइक, एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत मोटिवेशन देता है इस तरह के और भी वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न और है। तो स्टूडेंट चलिए बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की, जो 4 नंबर, 5 नंबर या 3 नंबर के लिए पूछ सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। या इन प्रश्नों की सहायता से आप 3 अंक के प्रश्न, 2 अंक के प्रश्न या 4 नंबर के प्रश्न लिख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहला इसमें है, शिक्षा में समता की अवधारणा के सिद्धांत बतलाइए। भाई, शिक्षा में समता यानी कि समानता, शिक्षा में सब कुछ अच्छा रहे, शिक्षा एक अच्छा रिजल्ट दे, एक अच्छा आउटपुट दे, हमें बहुत ही अच्छा उसका निष्कर्ष निकले, इसके लिए बताइए। तो शिक्षा में समता की अवधारणा के सिद्धांत है, पहला है समानता का सिद्धांत, दूसरा है स्वतंत्रता का सिद्धांत, तीसरा मानवता का, निष्पक्षता का। ऐसे सारे सिद्धांत है, 10 सिद्धांत लिखे हुए, जरूरी नहीं कि आपको 10 ही लिखना है, मैंने यहाँ पर 10 बता दिए कौन कौन से होते हैं। अब इनमें से अगर मान लीजिए 4 अंक के लिए आता है तो आप कम से कम 5 या 6 बताइएगा, मान लो अगर 3 अंक के लिए है तो आप 6 बताइए, 5 बताइए। चलिए हम देखते हैं, तो एक एक को बताकर लिखना कैसे मैं उसकी बात करता हूं, चलो समझाता हूं। तो पहले समानता का सिद्धांत, शिक्षा में समानता होनी चाहिए, शिक्षा में समानता सिखाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैं एक शिक्षक हूं, तो मैं अपने कक्षा में बालक और बालिकाओं में, लड़के लड़की में कोई भेदभाव नहीं कर सकता, मैं उन्हें समानता के बारे में सिखाऊंगा। और बालक हो या बालिका हो या थर्ड जेंडर ही क्यों ना हो, सभी को शिक्षा का अधिकार है, सब में समानता होना चाहिए। दूसरा भाई स्वतंत्रता, सभी को स्वतंत्रता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत भी तो शिक्षा में आना चाहिए। शिक्षा में सभी को, यानी जितने भी हम काम करेंगे, बातें करेंगे, उन सब में ये चीजें दिखाई देनी चाहिए। मानवता, निष्पक्षता, सार्वजनिक हित, प्रजातांत्रिक, एकता, व्यापकता, सहभागिता, सद्भावना, तो ये सारे क्या सिद्धांत है। आप क्या कीजिए, लिखिए, शिक्षा में समता की अवधारणा के सिद्धांत निम्नलिखित दिए गए हैं। नंबर 1 समानता, फिर डैश दीजिए, उसमें लिखिए समानता ऐसे ऐसे की जाती है, आप जानते हैं समानता कैसे लाना है, सेम कैसे लाना है। दूसरा स्वतंत्रता, स्वतंत्रता सबको मिलनी चाहिए, सब पे स्वतंत्रता का समान अधिकार है, संविधान के द्वारा है, ऐसा ऐसा। तीसरा मानवता, ऐसा कर करके आप 4, 5, 6 को एक्सपेंड कर दीजिए, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा आधुनिकीकरण में किस प्रकार सहायक हो सकती है? भाई, शिक्षा जो आधुनिकीकरण में, यानी हमें मॉडर्न बनने में, डेवलप होने में शिक्षा कैसे मदद कर सकती है? जितनी भी आधुनिक चीजों की खोज हुई है, किसके दम पर हुई है? शिक्षा। अगर किसी ने शिक्षा नहीं की होती, शिक्षा नहीं ली होती, तो उन आधुनिक चीजों का आविष्कार हो पाता? बिल्कुल नहीं हो पाता। तो शिक्षा को छोड़ना नहीं है आधुनिकीकरण के दौर में। आधुनिकीकरण कब होगा? जब हम शिक्षा का साथ पकड़े रहेंगे। उद्देश्य पूर्ति मांग, भाई शिक्षा से हम अपना उद्देश्य पूर्ति कर सकते हैं, शिक्षा से ही, नॉलेज से ही हमें पता चलता है कि हमें लाइफ में क्या बनना है, हमारा एम क्या है। दूसरा समाजीकरण, एक संयंत्र, भाई शिक्षा से ही समाज में रहना, समाज को एक करना का हमें तरीका मिलता है। राष्ट्र की वर्तमान वैचारिकी,
भाई हम छात्रों को अपने कक्षा में जो पढ़ाएंगे, अपने शिक्षा में जो पढ़ाएंगे, छात्र वैसे ही बनेंगे। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान जैसे देशों में छात्रों को ज्यादा फोकस उनके धार्मिक चीजों पे, आतंकवाद पे, इन सब चीजों पे होता है, जबकि हमारे देश में वैज्ञानिक सोच पे ज्यादा फोकस है। तो हमारे यहाँ वैज्ञानिक बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, और उनके यहाँ आतंकवादी बनते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है, जैसा हमारा सोच होगा, हम जैसी शिक्षा प्रदान करेंगे, हमारे पूरे राष्ट्र की सोच भी वैसी हो जाएगी। ठीक, फिर है शिक्षा से उच्च स्तर। भाई शिक्षा जो है एक उच्च स्तर पे जाने का मार्ग है। शिक्षा की सहायता से हम उच्च स्तर पर जा सकते हैं। तो अगर ये सारी चीजें हम फॉलो करेंगे तो ये हमारे लिए शिक्षा जो है आधुनिकरण में सहायक होगा। यानी इन सब मॉडर्न चीजों को अचीव करने में, इनको प्राप्त करने में हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? इन चीजों की और शिक्षा की। तो शिक्षा से हम आधुनिक भी बन सकते हैं। तो शिक्षा आधुनिकरण का भी मार्ग है, ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है एमसीक्यू पूछ दे, आधुनिकरण का मार्ग है शिक्षा, ये भी हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बालकों में नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बालकों में नैतिक विकास यानी संस्कार, मोरालिटी, नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले परिवार। भाई परिवार अगर संस्कारी है, परिवार अगर अच्छा है, सुशिक्षित है, तो बालक भी सुशिक्षित और संस्कारी ही होगा। विद्यालय, विद्यालय का माहौल कैसा है, शिक्षक, छात्र और उनके सहपाठी कैसे हैं, वो भी। बौद्धिक विकास, बालक अगर बौद्धिक विकास अच्छा हो रहा है तो उसका नैतिक विकास भी होगा। और साथी समूह, उसके फ्रेंड सर्कल, दोस्ती, उसके जो दोस्त यार हैं बच्चे के जो भी, तो वो जैसे होंगे वैसे बालक बनेगा। अगर बालक की दोस्ती ऐसे लोगों से हो जाए, ऐसे बालकों से हो जाए जो दारू पीते हों, खर्रा खाते हों, या कुछ गुटखा खाते हों, या फिर कुछ ऐसे गलत आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होंगे, पढ़ाई नहीं करते होंगे, तो वो भी क्या हो जाएगा? बालक भी वैसा ही बन जाएगा। मनोरंजन संबंधी, अगर बालक ऐसे मनोरंजन चीजों का प्रयोग कर रहा है, जैसे बॉक्सिंग देख रहा है, मार धाड़ वाले गेम देख रहा है, और कुछ ऐसा कर रहा है जिसमें हिंसा हो, तो बालक की प्रवृत्ति भी हिंसक हो जाएगी। अगर बालक धार्मिक चीजें देखेगा, पढ़ाई वाली चीजें देखेगा, उससे मनोरंजन करेगा, तो बालक की छवि भी वैसी बनेगी, बालक का नैतिक विकास भी वैसा ही होगा। तो ये बालक के नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं परिवार, विद्यालय, बौद्धिक विकास, साथी समूह और मनोरंजन संबंधी कारक। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा को आधुनिक बनाने का सुझाव बताइए। भाई शिक्षा को, एजुकेशन को मॉडर्न कैसे बना सकते हैं? ठीक, सबसे पहले तो भाई शिक्षा को आधुनिक बनाने का सुझाव निम्नलिखित दिए गए हैं। नंबर 1, आधुनिक उद्देश्य। भाई शिक्षा का उद्देश्य भी आधुनिक बनाओ। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ पास होकर डिग्री लेना नहीं होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य होगा कि पास होकर अच्छा ज्ञान हासिल कर देश के लिए कुछ करने का, है ना, अपना और अपने समाज का उत्थान करने का ये उद्देश्य होना चाहिए। तो पहले उद्देश्य को आधुनिक बनाओ। दूसरा, शिक्षण विधिया। भाई शिक्षण विधिया बदलो, सिखाने के तरीके बदलो। पहले की तरह वही चौक पे बोर्ड से चौक लेकर बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, श्याम पट पर पढ़ा रहे हैं, वही तरीके, बच्चे क्लास में सो रहे हैं, नींद आ रही है, नहीं, तरीका रोचक होना चाहिए। शिक्षण विधियों को थोड़ा अच्छा मॉडर्न बनाओ, अच्छे तरीके से, एकदम रुचिकर तरीके से बताओ, ताकि बच्चों बहुत ध्यान से उसको समझे। हो सकता है आप वीडियो दिखाएं क्लास में, फोटो दिखाएं, चित्र दिखाएं, बच्चों को पढ़कर कहानी, एक्ट, ड्रामा करवाएं, इससे बच्चे सीख पाए। तो शिक्षण विधियां बदलनी होगी। साथ ही साथ पाठ्यक्रम भी हमें नवीन लाना पड़ेगा, आधुनिक लाना पड़ेगा। पुराने जमाने का पाठ्यक्रम नहीं चाहिए, अभी के जमाने का। शिक्षक जो होना चाहिए वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। शिक्षक रुचि लेकर अपने विषय में छात्रों को पढ़ाना चाहिए। कोई ऐसा एक अरुचिकर सब्जेक्ट भी, ऐसा विषय जिसमें कोई रुचि नहीं लेता, जैसे सामाजिक विज्ञान। स्कूल में सामाजिक विज्ञान पढ़ने में किसी की रुचि नहीं होती, लेकिन शिक्षक अगर अच्छा होगा तो छात्रों की रुचि जगा देगा सामाजिक विज्ञान पढ़ने में भी। तो ऐसा अच्छा शिक्षक होना चाहिए। और विद्यालय व्यवस्था, विद्यालय में जो व्यवस्था होगी वो भी शिक्षा का आधुनिकीकरण करेगी। उदाहरण के तौर पर अभी क्या, पहले के स्कूलों में आप देखोगे तो पहले के स्कूलों में कमल का फूल बना होगा, बच्चे बच्चे का फोटो बना होगा, ये चीजें, या महान पुरुषों की फोटो रहती थी। अब आप विद्यालयों में जाकर देखोगे तो विद्यालयों में आपको दिखेगा गेट पर आपको कहीं एंगल्स बने हुए दिखेंगे, और सीढ़ियां जो चढ़ते हैं विद्यालय की, सीढ़ियों पर पहाड़ा, टेबल लिखा होता है ना। तो और महापुरुषों की ऐसे से एडवांस फोटो लगी होती है, थॉट्स लिखे होते हैं प्रेरित करने वाले। यानी विद्यालय की व्यवस्था ही ऐसी होनी चाहिए कि वो आधुनिक दिखाई दे और बच्चों के अंदर वो प्रवृत्ति नजर आए। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, शिक्षा के अभिकरणों पर लेख लिखिए। शिक्षा को प्रभावित, बालक के व्यवहार को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उन्हें अभिकरण कहते हैं। जी हाँ, बालक के नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उन्हें अभिकरण कहते हैं। तो अभिकरण दो प्रकार के होते हैं, एक सक्रिय और निष्क्रिय अभिकरण, और दूसरा होता है औपचारिक और अनौपचारिक अभिकरण। ठीक, सक्रिय, निष्क्रिय, औपचारिक और अनौपचारिक। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो मैंने आपको 20 महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए, इन 20 प्रश्नों को आपको कंठस्थ कर लेना है, पढ़ लेना है, पूरा समझ लेना है। इनमें से ही आपको पूरा का पूरा 15 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये रही वीडियो इकाई 2 की समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा की। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरह के और भी वीडियो लेक्चर्स चाहते हैं और भी फैक्ट्स चाहते हैं तो आप हमें अन्य सोशल मीडिया पे फॉलो करना, जैसे कि फेसबुक, टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। हम फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी हैं, हम सभी जगह हैं।
और साथ ही साथ अगर आप अगला वीडियो लेक्चर चाहते हैं तो आपको लिंक मिल जाएगी, प्लेलिस्ट देख कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक देखेंगे तो आपको टेलीग्राम की, इंस्टाग्राम की, फेसबुक की सारी लिंक मिलेगी, आप मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं न्यूज फैक्ट्स के लिए। साथ ही साथ अगर आपको नोट चाहिए तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, आपको बहुत ही कम दाम में नोट्स अवेलेबल होंगे, परीक्षा में आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।